दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का 17वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ था, यूएसए के न्यूयॉर्क में हुआ है। कहाँ पर हुआ भाई? यूएसए में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न था, इस प्रश्न को ध्यान से देखोगे। सवाल है कि हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर BN गंगाधर को। और राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग जो है, इसके बारे में जानकारी रखोगे कि इसकी स्थापना हुई थी जब कोविड चल रहा था। उसी समय सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया था और एक आयोग बनाया था। वर्ष था 2020, है ना। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग जो है, उस आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आप आंसर करेंगे डॉक्टर BN गंगाधर। क्या नाम है साथियों? डॉक्टर BN गंगाधर। और यह आयोग क्या करता है? तो देश में, भारत में जो स्वास्थ्य से संबंधित, जो चिकित्सा से संबंधित मुद्दे होते हैं, उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, गवर्नमेंट को, सरकार को सौंपता है ना। तो इसकी यहाँ पे जानकारी रखेंगे। आगे प्रश्न है कि अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, क्या क्या कथन है भाई, इसे समझने का प्रयास करेंगे। यह आयोजन जॉर्डन के अमान शहर में हुआ था। क्या? कुश्ती चैंपियनशिप, बिल्कुल सही बात है। भारत कुल 8 पदक जीतने के साथ इसमें प्रथम स्थान पे रहा, यह भी बिल्कुल सही बात है। और भारत 8 पदक जो जीता है साथियों, उसमें से 4 पदक जो हमारा है वह है गोल्ड, इसमें से 2 पदक जो है वह है रजत यानी कि सिल्वर, और अन्य 2 जो है स्टूडेंट वह है कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। तो टोटल भारत ने 8 पदक जीते हैं। इसमें क्या आंसर करेंगे? बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ 170 मिलियन का समझौता हुआ है? 170 मिलियन डॉलर का समझौता। तो साथियों, यह संस्था है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक वही बैंक है स्टूडेंट जो 1966 में स्थापित हुआ था। ये वही बैंक है जिसमें सदस्यों की संख्या जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं भारत समेत 68 है। और एक प्रश्न एग्जाम में आएगा कि एशियाई विकास बैंक का भारत में निदेशक कौन है? भारत में निदेशक कौन है? तो इस बैंक में जो भारत में निदेशक हैं स्टूडेंट, उनका नाम है मिया ओका। जैसे ये बैंक क्या करती है, हर देश के लिए अपना एक डायरेक्टर बनाती है। तो भारत के लिए जो ADB ने अपना डायरेक्टर बनाया है साथियों, उनका नाम है मिया ओका। नाम क्या है भाई उनका? मिया ओका, है ना। तो इसकी जानकारी आप रखेंगे। ये सब नहीं हुआ आई थिंक, हाँ ये सब नहीं हुआ, ये पार्ट 2 है बच्चा, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं है। एग्जैक्टली पार्ट 1 जो हुआ था वो 40 प्रश्न हमने किया हुआ है, उसके बाद का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन को भारत सरकार ने किस वर्ष तक बढ़ा दिया? तो स्टूडेंट, इसको भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 तक, स्मार्ट सिटी मिशन, ये प्रारंभ कब हुआ था भाई? तो सबने जानकारी है कि यह प्रारंभ हुआ है 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2015 में, है ना। किसने स्मार्ट शहर बनाने थे? तो जो स्मार्ट सिटी का इसमें जो टारगेट रखा गया था साथियों, वो स्मार्ट सिटी का इसमें जो टारगेट रखा गया था, उसकी संख्या थी, स्मार्ट सिटीज़ की संख्या थी टोटल 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने थे। और एग्जाम में सवाल आता है कि बिहार से कितने स्मार्ट सिटी बनते? इसमें बिहार से कितने स्मार्ट सिटी बनना है? तो स्टूडेंट, बिहार के स्मार्ट सिटीज़ की जो संख्या है ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो बच्चा सबने जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में 4 स्मार्ट सिटी, बिहार में कितने स्मार्ट सिटी भाई? 4। ये 4 स्मार्ट सिटी कौन कौन सा है? तो एक है भागलपुर, आप अपना देखो आपका शहर इसमें शामिल है या नहीं। एक स्मार्ट सिटी हो गया भागलपुर। दूसरा जो स्मार्ट सिटी है साथियों वह है बिहार शरीफ। तीसरा जो शहर है उसका नाम है मुजफ्फरपुर। उसके बाद एक और जो शहर है साथियों उसका नाम है पटना। तो बिहार में टोटल स्मार्ट सिटी की संख्या कितनी भाई? 4। और इस 4 स्मार्ट सिटी का नाम है भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और पटना, है ना। 4 स्मार्ट सिटी हैं। एक बच्चा लिख रहा है दरभंगा। आमतौर पे क्या होता है, मैं देखता हूँ क्लासेस में हर बच्चा अपना शहर का नाम लिख देता है। सर मेरा शहर भी इसमें होगा, खगड़िया भी होगा, सर बेगूसराय भी होगा, औरंगाबाद भी होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में 4 शहरों को ही यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तौर पर सरकार ने मान्यता दिया है और 4 शहरों को ही डेवलप किया जा रहा है ना।
तो इन चारों शहरों का नाम आपके जहन में रहना चाहिए हमेशा, एग्जाम्स के अंदर यहाँ कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला संपूर्णता अभियान का उद्देश्य की शुरुआत किसने किया है? साथियों, संपूर्णता अभियान की शुरुआत किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसने शुरू किया है साथियों? नीति आयोग ने, है ना। और इसके बारे में यह जानकारी है कि संपूर्णता अभियान जो शुरू किया गया स्टूडेंट, वो 2 योजनाएं चलती हैं। उन दोनों योजनाओं को पूरा करने के लिए, योजना का नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आपने जरूर इसके बारे में जानकारी रखी होगी, रखना चाहिए आपको। एक कार्यक्रम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम और एक कार्यक्रम है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है, ब्लॉक कार्यक्रम। स्टूडेंट, जो दोनों कार्यक्रम है ना, इसका शुरुआत हुआ 2018 में और इसका शुरुआत हुआ है 2023 में, ठीक है। इसमें टोटल जो जिलों की संख्या है वो है 112 जिले। कितने जिले इसमें शामिल है साथियों? 112 जिले, 112 जिले। इसमें जो शामिल है वो है 500 ब्लॉक इसमें शामिल हैं। और भारत सरकार का जो यह संस्था है नीति आयोग, उसका उद्देश्य है कि भारत के सबसे पिछड़े 112 जिले जो है उसको इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत उसको विकसित किया जाए और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 500 ब्लॉक को, प्रखंड को विकसित किया जाए। ये किसका लक्ष्य है? नीति आयोग का। और उसके लिए जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर प्रारंभ किया गया है, शुरू किया गया है। अब एक अलग से इसमें जानकारी क्या है वो जानकारी रखिएगा। कई बार सवाल एग्जाम में पूछेगा कि आकांक्षी जिला में बिहार के कितने ज़िले, तो साथियों बिहार से लगभग 12 ज़िले इसमें शामिल हैं। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में बिहार के लगभग 60 ब्लॉक, 60 ब्लॉक जो है स्टूडेंट वो इसके अंतर्गत शामिल है ना। तो ये दोनों जानकारी आपको रखना है, तो ये आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। और इस दोनों कार्यक्रम को पूरा करने के लिए चलाया गया है संपूर्णता अभियान। हाल ही में महाराष्ट्र से जिका वायरस के मामले के बाद सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी किया है। सवाल है, जिका वायरस के बारे में कथनों पर विचार करिए। पहला कि जिका वायरस एक मच्छर जनित बीमारी है जो एडीज मच्छरों के कारण फैलता है। सही बात है। भारत में 2016 में गुजरात राज्य से जिका वायरस का पहला मामला सामने आया था, यह भी सही है। इसमें सिम्टम्स दिए हैं, हल्का बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, सिर दर्द इत्यादि इसके लक्षण हैं, यानी कि इसमें सभी उत्तर हमारा सही है। अब आप देखोगे ऐसे सवाल स्टेटमेंट वाले में एक ही प्रश्न में 4-5 क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा नो। इस स्टेटमेंट वाले प्रश्न को जब आप बनाते हो ना तो एक ही साथ आपका 4-5 प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए जानबूझ के मैं डाल देता हूँ ताकि आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पहुँच जाए यहाँ से। आगे सवाल है साथियों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है कि निर्माण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है सिविल सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पुरस्कृत करना। अगर कोई मान लो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेता है पीटी, तो उसको इसके कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। अब आपको खुश हो गए कि 1 लाख रुपए मिलेगा, क्या ही बात है। तो साथियों आगे की जानकारी ये है कि निर्माण कार्यक्रम जो है ये कोल इंडिया चला रहा है, कोल इंडिया लिमिटेड। आपको पता है भारत में कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो भारत में माइनिंग करता है, कोयले का खनन करता है। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड जिन जिलों में काम करती है ना, जिन जिलों में काम करती है, ये लाभ केवल वहीं के बच्चों को मिलेगा, बाकी जगह के बच्चों को ये लाभ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो अगर मैं बोल दूं कि भाई आप बेगूसराय में रहते हैं, पटना में रहते हैं, किसी पार्टिकुलर जगह पे रहते हैं, तो क्या आपको इस योजना का लाभ मिलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके ज़िले में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है साथियों, उस डिस्ट्रिक्ट में कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पर वो कार्य नहीं कर रहा है ना। बिल्कुल। और जी किशन रेड्डी ही इस कार्यक्रम को, इस निर्माण पोर्टल को क्यों लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि वो हैं भारत सरकार में खनन मंत्री, मिनिस्टर ऑफ माइंस, ठीक है। आगे सवाल है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने किस शहर में एयरफोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड इसका उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद का एयरपोर्ट का नाम है बेगमपेट एयरपोर्ट, बेगमपेट एयरपोर्ट, हाँ, हवाई अड्डा। तो वहीं पे इस कार्यक्रम को, वहीं पे इसकी स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है?
देख रहे हो, भारत की वायुसेना स्थापित कर रही। कौन सा स्कूल है? हथियार प्रणाली स्कूल, है ना, वेपन्स सिस्टम स्कूल। तो ये सिस्टम स्कूल कहाँ पे बन रहा है भाई? हैदराबाद में। उद्घाटन किसने किया है? वायुसेना के जो प्रमुख हैं, चीफ एयर मार्शल जो है, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और यह जानकारी हम सब ने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। फिर सवाल है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मंत्री स्तरीय परिषद की 6ठी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? 6th बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो उसके बारे में कुछ कथनों पर विचार करो। सवाल है कि यह बैठक मुंबई में संपन्न हुआ। बिल्कुल नहीं साथियों, यह बैठक संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ भाई? नई दिल्ली में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है यहीं पे अगला जानकारी कि GPAI एक एकीकृत साझेदारी है। इसमें आर्थिक सहयोग संगठन के सदस्य भी शामिल हैं। इसमें OECD के मेंबर्स भी शामिल है। यह भी स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो गया। दूसरा कि भारत 2024 में GPI का अध्यक्ष यानी कि लीड चेयर है। यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हम देखेंगे दो कहानी, हमारी दो बातें बिल्कुल सही लिखी गई थी, एक पॉइंट केवल गलत था। इसकी बैठक मुंबई नहीं बल्कि नई दिल्ली में हुआ था। मुंबई तो फिल्मों के लिए फेमस है। नहीं, मुंबई किस लिए फेमस है साथियों? फिल्मों के लिए, मूवीज के लिए फेमस है। आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पचातुरुतु परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो स्टूडेंट यह केरल की राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। पचातुरुतु परियोजना जो है, इस परियोजना का उद्देश्य है वनों की स्थापना करना, है ना, वनों की स्थापना करना। ये इस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हुई है। हाँ, आगे जानकारी है कि पचातुरु परियोजना का यह भी उद्देश्य है कि नेट जीरो का लक्ष्य को, नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। आप सबने जानकारी होगा कि हर राज्य, हर क्षेत्र इस बात का प्रयास करता है कि भाई सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को अवशोषित करना आवश्यक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को अवशोषित नहीं कर पाए तो होगा क्या भाई? तो उससे परेशानी यह होता है साथियों कि आपके क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होगी और अलग अलग जलवायु संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो केरल की सरकार ने पचातुरुतु परियोजना लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत वनों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये वन कहाँ बनेंगे भाई? तो ये वन जो स्थापित होगा साथियों, ये बंजर भूमि में, वह भूमि जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही है, वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। और मुझे लगता है बिहार में भी इसकी आवश्यकता है। क्या कहते हैं आप लोग? बिहार में जिस अनुसार वन क्षेत्र होने चाहिए उस अनुसार वन क्षेत्र नहीं है। तो यह आवश्यक मुझे लग रहा है बिहार के अंदर भी है कि किस प्रकार से जो है वो इस योजना को यहाँ पे लागू किया जाना चाहिए, है ना। तो बिहार में भी लगभग कितना बिहार में वन क्षेत्र है? 7.84%, लगभग 8% वन है। और होना कितना चाहिए? 33%। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। ये सारा प्रश्न जो है एक एक सवाल है, जितना स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अभी एक रिपोर्ट आया है, लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ द्वारा मल्टी सिटी अध्ययन प्रकाशित किया गया। इसके बारे में कथनों पर विचार करो। भारत के 10 शहरों में हर साल लगभग 33,000 मौतें PM 2.5 प्रदूषण के कारण होता है। देखो कितना बड़ा मुद्दा है ये। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। स्टडी अध्ययन में सामने आया। दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता में मृत्यु दर सबसे अधिक है। इन शहरों में लोग जो है वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा मर रहे हैं। यह भी जानकारी सही। WHO के निर्देशों के अनुसार 24 घंटे का औसत एक्सपोजर 1.5 जो माइक्रोग्राम है से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। भारतीय वायु गुणवत्ता मानक 24 घंटे में अवधि में PM 2.5 का औसत एक्सपोजर 60 निर्धारित किया गया है। यह भी स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। और ये चारों स्टेटमेंट हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। इसमें हर एक जो लाइन लिखा हुआ है साथियों, ये हर एक लाइन अपने आप में एक प्रश्न है, ठीक है। और PM का मतलब क्या होता है? आमतौर पर एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। PM का मतलब होता है साथियों पार्टिकुलेट मैटर। आप चाहें तो लिख लीजिए। PM का मतलब हो जाएगा पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। और ये पार्टिकुलेट मैटर का मतलब क्या होता है ये समझ लो। आमतौर पे अगर अपनी भाषा में बात करें तो ये पार्टिकुलेट मैटर का मतलब है हवाओं में कणों की मात्रा। जो कण होते हैं ना, वो छोटे से कण जो हम देख नहीं पाते हैं नंगी आंखों से, तो उसकी मात्रा कितनी है। तो साथियों भारत में 2.5 PM जो है वो इंडिया के अंदर दर्ज किया गया पार्टिकुलेट मैटर, जो एकदम अस्वस्थकारी होता है, एकदम प्रदूषित होता है।
तो हमारा एक्सपोजर भारतीयों का उसके साथ ज़्यादा है। इसीलिए देख सकते हो कि भारत में 10 शहरों में, पूरे भारत की बात नहीं हो रही है, केवल 10 शहरों में प्रति वर्ष लगभग 33,000 मौतें दर्ज की जा रही हैं, रिकॉर्ड की जा रही हैं। अपने आप में बहुत बड़ा ये चिंता का यहाँ पे विषय है। आगे प्रश्न है कि ICAR, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड, मसाला वाला पुरस्कार यानी कि स्पाइस अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो साथियों यह मिला है स्वप्ना कलिंगल को। किसे मिला भी? स्वप्ना कलिंगल को। हाँ, कौन सा पुरस्कार दे रहा है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। और मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साथियों? तो इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कोझीकोड में। और कोझीकोड अगर हमने कहा तो आपने जानकारी है कि यह पड़ता है केरल के अंदर। तो उसमें केरल में जो है ये संस्थान है और इसने मसालों पे ये काम करता है, जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं उस पे ये काम करता है। और यहाँ पे स्वप्ना कलिंगल जो है उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है क्योंकि उन्होंने कलिंगल फार्मिंग सिस्टम, एक कृषि की नई पद्धति ही विकसित किया मसालों से संबंधित, तो इसलिए उनको इस हाँ। और मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? भारत में आपने सुना ही होगा। तो मसालों के लिए जो एक राज्य फेमस है भारत में सबसे ज़्यादा साथियों, उस राज्य का नाम है केरल, है ना। वहीं पे तो आए थे वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा वहीं से मसाला लेकर के गए थे, जो पूरे यूरोप में हल्ला कर दिए कि भाई भारत जाओ, भारत एक जगह है, एक भूमि है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं, वहाँ पे मसाले पाए जाते हैं जो बड़े स्वादिष्ट होते हैं, है ना। तो केरल जो है मसालों के लिए फेमस है, पुरस्कार भी वही मिला। आगे सवाल क्या है? सड़क समस्याओं के समाधान के लिए किस राज्य सरकार ने लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? साथियों मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। इसमें क्या नियम है वो सुने। जैसे कहीं पर भी अगर आपको टूटी हुई सड़क अगर मिले, ध्यान से सुनना, इस ऐप में नियम बनाया गया कि कहीं पर अगर आपको टूटी हुई सड़क अगर मिले, खराब अगर सड़क मिले, तो आप उस खराब सड़क का फोटो क्लिक करो और उस फोटो को क्लिक करने के बाद, साथियों फोटो आपने ले लिया, उस फोटो को आपको क्या करना है? ऐप पर अपलोड कर देना है। ऐप पर क्या करिए? अपलोड कर दीजिए। तो जैसे ही आप उसे ऐप पर अपलोड कर देंगे तो 7 डेज के अंदर, 7 दिनों के अंदर जो है वो उस सड़क का मरम्मत हो जाएगा, उस सड़क पर कार्रवाई हो जाएगी। कितने दिनों के अंदर साथियों? 7 डेज के अंदर, है ना। बिल्कुल। तो ये कितनी अच्छी बात है, सोचो बिहार में भी ऐसा होना चाहिए क्या? जहाँ पे देखेंगे टूटी हुई सड़क, खराब सड़क, फोटो लो, अपलोड करो, हो जाए। हाँ हाँ, देखो एक बच्चे ने लिख ही दिया, सर हाँ एक बिहार में भी होना चाहिए, है ना। लेकिन बिहार में देखोगे पिछले कई वर्षों से सड़कें अच्छी बनी हैं। हाँ, कुछ कुछ क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी सड़कें थोड़ी काफ़ी ख़राब हुई हैं, बट ओवरऑल देखो तो सड़कें अब ठीक ठाक हैं कहीं ना कहीं। पटना के अंदर पता है बड़ी समस्या क्या है? बीच सड़क में ना आपको गटर जो होता है उसके ढक्कन खुले हुए मिलेंगे। तो अगर अच्छी सड़क मिली है तो बड़ा सावधानी से पटना के अंदर चलना होता है, अदरवाइज क्या होगा कि आप चल तो ठीक रहे थे, बीच में चल रहे थे, अचानक में पता चला कि गायब हो गए आप। तो हाँ जी, तो 7 डेज के अंदर जो है वो वहाँ पे आपको उस पर कार्रवाई होगी। आगे सवाल है साथियों, हेमंत सोरेन कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत सोरेन साथियों तीसरी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने। थोड़े दिन पहले आप सभी बच्चों ने एक न्यूज़ देखा होगा कि इन पर ईडी के द्वारा जो है वो जमीन घोटाला से संबंधित एक केस दर्ज किया गया था और उस मामले में ये जेल गए थे। तो उस दौरान इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया था, मुख्यमंत्री से रिजाइन कर दिया था और अपने साथी को मुख्यमंत्री बना दिया था ना। तो अब जो है साथियों वहाँ पर हेमंत सोरेन वापस से सत्ता में आ गए हैं और तीसरी बार उन्होंने सीएम का शपथ लिया। एक और भी ज़रूरी बात है साथियों, और वह बात ये है कि झारखंड टेट आप सभी बच्चों ने भरा ना, झारखंड टेट आपने एग्जाम्स फॉर्म फिल किए ना, तो झारखंड टेट जो है वो उसका आपने देखा होगा कि सिलेबस ऐसा लेंदी बनाया गया है कि भारत में कोई भी टेट होता है तो भाई झारखंड टेट वाला सिलेबस फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो अभी उसको लेकर के काफ़ी विरोध भी चल रहा है, अलग अलग छात्र संगठन अलग अलग माध्यमों से जो है उस सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि भाई सिलेबस जो बनाए हो उसको रिवाइज करो। सीसेट का सिलेबस हो, बिहार टेट का सिलेबस हो, यूपी टेट का सिलेबस हो, किसी का सिलेबस एग्जाम का ऐसा नहीं है ना। तो ये बड़ी समस्या है और ये मान करके आप चलिए कि देखो
आप अगर एक सिलेबस होता है या एक बड़ा ही लॉजिकल, जिसको आप कह सकते हैं, ऐसा सिलेबस होता है तो बच्चों को सहूलियत होता है कि भाई उस पैटर्न पे वो अपनी तैयारी करेंगे और अन्य एग्जाम्स भी उनका निकलेगा उस एग्जाम के साथ साथ। तो क्या करते हैं कि कुछ भी जो है वो सिलेबस के अंदर वो डालने का कोशिश किए, जो कि रिवाइज होना चाहिए कहीं ना कहीं। आगे सवाल है कि मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने की घोषणा किया है। साथियों, अब डॉक्टर जो है वो हिंदी पढ़ करके भी बन सकते हो, हिंदी में सारा करिकुलम होगा। तो मध्य प्रदेश के बाद ऐसा जो नियम बनाया गया है वह राज्य है बिहार, है ना। अब एमबीबीएस की पढ़ाई जो हिंदी में होगी वो बिहार में होगा। चलिए, तो अच्छी बात है। हाँ, भाषा को लेकर के सरकार ने इस प्रकार का निर्णय। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन हुआ है, इस संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। साथियों, पूछा पहली जानकारी कि संघाई सहयोग संगठन 3 से 4 जुलाई तक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ क्या? ये प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, है ना, आमतौर पे सारे एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद है कि बेलारूस एससीओ का सबसे नया सदस्य बन गया है, अब सदस्यों की कुल संख्या 10 हो गई है। तो साथियों, ये बिल्कुल सही जानकारी है। एससीओ में अब सदस्यों की संख्या टोटल 10। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह स्टेटमेंट गलत है। जो प्रतिनिधित्व किया था साथियों, उसमें भारत के विदेश मंत्री इसमें भाग लेने गए थे। भारत के विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया था, और विदेश मंत्री कौन है भाई? एस जयशंकर साहब ने, ठीक है। पीएम इसमें नहीं गए थे। तो एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न आपसे होगा कि बताओ हाल ही में एससीओ की बैठक कहाँ हुई? संघाई सहयोग संगठन। हम आंसर याद रखेंगे कि यह बैठक हुई साथियों अस्ताना के अंदर। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। रसायन और पेट्रोकेमिकल मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अस्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? किस पे साथियों? प्लास्टिक के रिसाइकलिंग को लेकर। तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में यह बैठक हुई है भारत मंडपम में। कहाँ हुआ है साथियों? तो भारत मंडपम में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन राज्य सरकारों ने 7200 करोड़ रुपए की 72,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं पर समझौता किया है? तो साथियों, आप यहाँ पे चंबल नदी से राजस्थान तो आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, है ना, लेकिन राजस्थान के साथ पेयर देखो तो यहाँ पे भी एक पेयर आपको दिख रहा होगा। बट जो इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वह है कि 2 राज्यों ने इस परियोजना को साइन किया है, और इसका नाम है मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन दोनों ने इस परियोजना को साइन किया है। आगे प्रश्न है, भारत ने 1 से 5 जुलाई 2024 तक कहाँ पर आयोजित होने वाले कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति में 86वें सत्र में भाग लिया है? तो फ्रेंड, इसका आयोजन हुआ है रोम में, और रोम बोले तो इटली, है ना। और रोम इटली में उसी जगह पे हुआ है स्टूडेंट जहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जहां पे है, ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जहां पर है, तो हेडक्वार्टर इसका रोम में है। तो वहीं पर इस बैठक का आयोजन हुआ है। भारत के तरफ से FSSAI ने इस बैठक की अध्यक्षता किया है। पूछा जाए इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया? भारत ने किया, है ना। इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया साथियों? भारत ने। भारत की तरफ से कितने? FSSAI ने इस बैठक को होस्ट किया था। अब आ गए हम लोग प्रश्न संख्या 61 पर। भारत कितने रुपए के लागत से भारत AI मिशन को लागू करेगा? तो भारत में 10,000 करोड़ की लागत से AI मिशन लागू होगा। AI आप सबने जानकारी है कि दुनिया के सामने जो सबसे नई टेक्नोलॉजी है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसा तकनीक साथियों जब मशीन इंसानों से भी ज़्यादा दक्षता के साथ फंक्शन कर सकता है, डेटा तैयार कर सकता है, अपने जानकारियों को दे सकता है। तो AI मिशन कब लॉन्च हुआ? 2024 में। AI मिशन कब लॉन्च हुआ है भाई? अब आने वाले समय में एग्जाम में क्वेश्चन होगा। तो यह मिशन लॉन्च हुआ 2024 में। कितने बजट के साथ? 10,000 करोड़ के साथ, है ना। आगे प्रश्न है कि यूपी निर्माण विधेयक 2024 मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है, इस संदर्भ में कथनों पर विचार करिए।
विधेयक का लक्ष्य यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाना है। बिल्कुल सही बात है। विधेयक के अनुसार राज्य के 4 भौगोलिक क्षेत्रों में 4 विशेष निवेश क्षेत्र यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एस्टैब्लिश किए जाएंगे। यह भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सत्य है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा बोथ। आप यहाँ पे नोटिस करना, लिखा हुआ है विधेयक का लक्ष्य यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाना है, यानी कि यूपी की सरकार ने कानून बनाया है। ध्यान से सुनिएगा, कोई पॉलिटिकल घोषणा नहीं है कि हाँ भाई ये होगा या नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि सरकार ने कानून बनाया कि बिहार जो यूपी है उसकी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर होगी। तो कानून बनाने वाला जो है वो यूपी यहाँ पर चौथा राज्य बन गया है। इस तरह का अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर बनाने वाले 3 अन्य कानून बनाने वाले जो राज्य हैं वह है राजस्थान और जो राज्य है वह है गुजरात, और एक और राज्य है वह है कर्नाटका। इन राज्यों ने भी कानून बनाया है कि भाई हम अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाएंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था में ऐसे बदलाव करेंगे। तो कानून बनाने में यूपी जो है चौथे नंबर पे आ गई है। हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की 51,000, इसको बीच से हटा देना, 51,200 साल पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज हुई है। साथियों, विश्व की सबसे प्राचीन गुफा पेंटिंग है और 51,200 साल पुराना इसका खोज हुआ है सुलावेसी द्वीप पर, और यह है इंडोनेशिया के अंदर। साथियों, इस पेंटिंग में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक है कुत्ता, ठीक है, और कुत्ता को जो है, डॉग जो है, उसको 3 लोगों से बातचीत करते हुए, वहाँ पे कन्वर्सेशन करते हुए जो है एक चित्र बना हुआ है। एक तरफ 3 इंसान हैं, एक तरफ डॉग है, और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इस पेंटिंग में ये दिखाया गया है। अब आप सोच करके आपको आश्चर्य होगा ये सोचते हुए, अब शॉक्ड हो गए होंगे कि बताओ 51,200 साल पहले क्या ये संभव था कि इंसानों और जानवरों का, यानी कि जो डॉग था उसकी भाषा और इंसानों की भाषा समझी जा सकती थी एक दूसरे के द्वारा? तो इट में भी हो सकता है उस समय समझी जाती होगी, है ना। तो उस तस्वीर के माध्यम से जो है वो यहाँ पे जानकारी मिली है। अब सवाल आ गया एग्जाम में कि हाल ही में दुनिया का सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया में। किस द्वीप पे? सुलावेसी द्वीप पे। कितना प्राचीन? 51,200 साल प्राचीन। उस तस्वीर में, उस पेंटिंग में क्या पेंट किया गया है? तो कुत्ता है जो 3 लोगों से वहाँ पे कन्वर्सेशन कर रहा है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है किसने किया? तो साथियों, इसका शुभारंभ हुआ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो भारत सरकार में विज्ञान एवं पृथ्वी मंत्री हैं, अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा जो है इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई है। आगे प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस धातु से बनी बर्तनों के लिए ISI मार्का को अनिवार्य कर दिया? तो साथियों, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम से बने बर्तनों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है ना। ISI मार्का जो है ये कौन देता है? तो भारतीय मानक ब्यूरो, आपने पढ़ा होगा, संस्था का नाम है भारतीय मानक ब्यूरो। और भारतीय मानक ब्यूरो जो है साथियों, उसका काम होता है मार्का लगाना, उसकी शुद्धता का, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए। तो BIS जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसने ISI मार्का जो है वो अनिवार्य कर दिया है स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए। अब अगर आप बाजार में जाते हो और कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन लेते हैं या स्टेनलेस स्टील का बर्तन लेते हैं, तो आपका ये अधिकार है, आपका ये हक है कि आप उसकी जांच करिए कि उस जो उत्पाद में, जो आपने स्टील का जो बर्तन वगैरह खरीदा है, उसमें मेंशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है ISI मार्का, है ना। तो जरूर से जरूर उसको चेक करना, ये आपका वहाँ पे दायित्व बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा अनुसंधान के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत के किस शहर में स्थापित है? तो साथियों, यह भारत में वडोदरा में स्थापित है गति शक्ति विश्वविद्यालय, है ना। आगे प्रश्न होगा कि 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की दुनिया की अग्रणी किस कंपनी ने पहली CNG संचालित बाइक लॉन्च कर दिया है?
तो साथियों उस कंपनी का नाम है बजाज। दुनिया में सीएनजी पे चलने वाला पहला बाइक किसी कंपनी ने बनाया भाई, तो उसका नाम है बजाज, इंडियन कंपनी है। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक बाइक आ गया, डीजल पेट्रोल तो पहले से था, तो बजाज ने पहली बार सीएनजी बाइक बना दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और गलत कथन की पहचान करो, है ना। 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने स्थापना का 4 वर्ष पूरा किया। साथियों आप सबने जानकारी होगा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय 2021 में स्थापित हुआ, इससे पहले ये मंत्रालय होता ही नहीं था। तो 2021 में स्थापित हुआ, तो इसने 4 वर्ष पूरा नहीं किया बल्कि इसने 3 वर्ष पूरा किया है। तो यह स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो गया है ना, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है कि उनगा द्वारा 2025 को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, यह स्टेटमेंट सही है। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, यह भी स्टेटमेंट सही। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नैनो उर्वरकों की खरीद पर किसानों को 50% सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो केवल एक गलत था, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय 2023, तो 3 वर्ष पूरा हुआ। मंत्री कौन है, तो पहले बार ही मंत्री बने थे अमित शाह, और अमित शाह पिछली बार भी मंत्री थे और इस बार भी सहकारिता मंत्री हैं, है ना। तो इसकी आप यहाँ पे जानकारी रखेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के लिए लाइसेंसों के लिए महिला उद्यमियों और के लाइसेंस शुल्क में और एमएसएमई के लाइसेंस शुल्क में कितना प्रतिशत छूट देने की घोषणा किया है। तो स्टूडेंट अगर कोई महिला अगर कोई पेट्रोलियम पंप खोलना चाह रहा है या कोई विस्फोटक सुरक्षा संगठन जो है उसने महिलाओं को 80% की छूट देने की बात हुई है और एमएसएमई को 50% का, है ना। अगर आप एक महिला हैं और आप कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो जो लाइसेंस आप लोगे ना उसमें आपको 80% की छूट मिलेगी, और कोई पुरुष अगर है तो भाई छूट नहीं मिलेगा। अगर कोई महिला जो है वो कोई एमएसएमई अगर पेट्रोल पंप ओपन कर रहा है तो उसको 50% की छूट मिलेगी। तो ये नियम यहाँ पे लागू हुआ है। आगे सवाल है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र वित्त वर्ष 2023-24 में 16.7% की वृद्धि के साथ 1,26,887 करोड़ तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए स्वदेशी रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य कितना रखा है। भारत अपने देश में रक्षा विनिर्माण का लक्ष्य रखा है 1,75,000 करोड़। आप इस बात का विशेष ख्याल रखना कि साथियों रक्षा उपकरणों के बारे में भारत जो है वो पहले पूरी तरह से विदेशों पर डिपेंड करता था। भारत जो है वो रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था, तो रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में भारत अब बहुत अग्रणी देश बन गया है। भारत में रक्षा विनिर्माण डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यू आज के डेट में जो है वो कितना का है देख रहे हो, 1,26,000 करोड़ रुपए का, और सरकार का इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट है 1,75,000 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। चलिए, तो ये था हमारा 70 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब आपकी ये क्लास रेगुलर रहेगी, है ना। रेगुलर मतलब आपको पता है सैटरडे फ्राइडे ऑफ रहता है, संडे ऑफ रहता है, तो 2 दिन छोड़ करके क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे ये रेगुलर अब रहेगा। हाँ, तो अब आप सभी बच्चे नोट कर लेना कि जुलाई 2024 में अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं जुलाई 2024 में स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 70 तक कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर आपने सारे क्वेश्चंस एक बार पिछला क्लास देख लेना, मैं आप सबको जरूर सजेशन दूंगा, एक बार पिछली क्लास आप देख लीजिएगा ताकि आपको मदद मिल जाए, हेल्प हो जाए, ठीक है। तो अब बारी है साथियों क्विक रिवीजन की, और मैं आपसे 4-5 सवाल पूछता हूँ इस क्विक रिवीजन में और आप हमें बड़े मजे से आंसर देते हो, है ना। तो चलो क्विक रिवीजन के माध्यम से मैं आपसे एक बार जल्दी से 3-4 सवाल ले लेता हूँ, फिर हम लोग अपने आज के सेशन को समाप्त करेंगे। और क्विक रिवीजन में आपको पता है मैं वही चीज़ें पूछता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तुरंत, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वही सवाल मैं आपसे केवल पूछूंगा और आपको कुछ भी नया नहीं पूछूंगा। तो सभी लोग तैयार हैं क्या? कितने बच्चे तैयार हो जो आंसर करना चाह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टेड हो? चलो, तो पहला प्रश्न आप सभी बच्चों से हमारा है कि SCO संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन की 2024 की बैठक किस शहर में हुआ है? पहला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन की बैठक किस शहर में हुआ है? बहुत सही, राइट आंसर है कि इसका बैठक अस्ताना में हुआ है, अस्ताना। और अस्ताना कहाँ पड़ता है साथियों? कजाकिस्तान की
राजधानी में। इट इज़ वेरी करेक्ट। हाँ, ग्रेट। तो पहला प्रश्न आपने सही कर दिया। ऑल राइट, आपको थोड़ा मुश्किल में डालना चाह रहा हूँ मैं, डाल पाऊंगा क्या, देखता हूँ, कुछ मुश्किल सवाल ढूंढता हूँ अभी। तो आगे जो प्रश्न है साथियों, वह प्रश्न आपसे फिर मैं पूछूंगा कि बताओ, अगला जो प्रश्न होगा वह है कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पचातुरुतु परियोजना, पचातुरुतु परियोजना जिसमें वनों की स्थापना की जाएगी, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? पचातुरुतु परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? वाओ, वेरी गुड। किसने स्टार्ट किया भाई? केरल की सरकार ने शुरू किया है। वनों की स्थापना किया जाएगा और नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। कमाल है भाई। चलो, इसमें भी आप नहीं फंसे हो तो अच्छी बात है। आप कहीं नहीं फंसना है ना, बस पढ़ाई करो अच्छे से, मजे से। आगे सवाल है साथियों कि बताओ, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख वी आर चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल, स्कूल का नाम है हथियार प्रणाली स्कूल, इसका उद्घाटन किस शहर में किया है? हैदराबाद। एब्सोल्युटली राइट आंसर। हथियार प्रणाली स्कूल कहां पे साथियों? हैदराबाद में, बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, है ना। चलो, करेक्ट आंसर है। फिर से सवाल, क्वेश्चन। हाँ, एक सवाल है कि संपूर्णता अभियान, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संपूर्णता अभियान साथियों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल्दी से उत्तर करेंगे आप। संपूर्णता अभियान नीति आयोग। वेरी गुड। किसने किया है? नीति आयोग ने आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए इसको किया गया है। क्या बात है। अंतिम प्रश्न और फिर हम लोग आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा, ठीक है, आप लोग प्रिंट करवा लेना। जुलाई का पीडीएफ मैं अपलोड करवा दूंगा बच्चा, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में। चलिए, तो राइट आंसर है डॉक्टर बी एन गंगाधर। क्या नाम है? डॉक्टर बी एन गंगाधर, इसमें सही आंसर होगा। वेरी गुड, बी एन गंगाधर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलो, तो आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं अगली क्लास में आप सबसे। जुलाई पार्ट 1 एक बार देख लीजिएगा, जुलाई पार्ट 2 आज हम लोगों ने कर लिया। पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, प्रिंट आप करवा लेना और पूरा फिल कर लेना, आंसर टिक लगा लेना, ठीक है। चलो, तो आज के इस क्लास में फिलहाल इतना ही साथियों। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सबसे। और चलिए, खूब ख्याल रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।